हमने कल जो पाया था एक बार आज़ादी, हमने कल जो पाया था हमने कल जो पाया था एक बार आज़ादी, फिर ख़ज़ा की ज़द में है वो बहार आज़ादी, ख़ज़ा की ज़द में है मुल्क के शहीदों को सौ सलाम हम सबका, सौ सलाम हम सबका। मुल्क के शहीदों को, मुल्क के शहीदों को सौ सलाम हम सबका। जानते थे जो भी और प्यार आज़ादी, जानते थे जो कहेगा वो मुझे करना पड़ेगा, ये समझ लीजिए। अब हम सब जने कोरोना के गुलाम हो गए, मगर इस कोरोना से आजादी जब भी मिलेगी जब हम लोग इंसान के काम आएगा, बुराइयों से बचेगा, लॉकडाउन का पालन करेगा, जब भी हमारा देश बचेगा और जब भी हर इंसान की जो बुराई से और बला से बचेगा। ये समझ लीजिए, यही हमारा संदेश है। मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मैं अमरगंज। अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, हम गरीब भाइयों का कफन बिक रहा है। बुरा न मानो तो खुले लफ्जों में कह दूं, इन कमीनों के हाथों अपना वतन बिक रहा है। बिरयानी वाले भाई, और सबसे अच्छा लगा हमें यहाँ आकर के जो राष्ट्र के प्रति जो है समर्पण की भावना, हमारे भाईजान ने जो शेर व शायरी सुनाया, उससे हम लोगों को बहुत ही कुछ जागृत होना चाहिए। और आज उन ताकतों से जो देश को तोड़ रही हैं, जो आज बोल रही है कि आज ये है वो है, उनके पास उसके सिवाय कोई समस्या नहीं है। तो हमें ये समझ रहे हैं कि जो भी जनता हो, एक एक करके अपना जितना हो सही बात को अपनी बताएं और देश को मतलब टूटने न दें। और जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, उनको लोकतंत्र नाम की चीज ही नहीं रख रहे हैं, आज जो लोग देश को चला रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, उन लोग शायद देश की आज़ादी के विषय में कहीं भी कोई योगदान नहीं होगा। और आज 15 अगस्त अपने आप को स्थापित करते हुए एक कांग्रेस का, देश के ऊपर कुछ कर गुजरने वालों का जो झंडा गाड़ने वाले हमारे ऐसे भाई आसिफुल्लाह साहब और छोटे भाई इसी अमीनाबाद के एक लंबे अरसे से क्रांतिकारी साथी आंदोलन करने वाले FS चर्चिल साहब, विकास श्रीवास्तव जी, KKB के साथी अवधेश यादव जी और सभी मंच पे उपस्थित मंचासीन साथियों, सबसे पहले तो देश की 74वीं वर्षगांठ जो आज यहां आसिफ भाई के संचालनकर्ता ने, संचालकत्व में इस अमीनाबाद के झंडे वाले पार्क के सामने हो रहा है, वो आज झंडे वाला पार्क का एक अपना 1942 का अभी कुछ दिन पहले करो या मरो के आंदोलन के साथ जब महात्मा गांधी ने 1942 में नारा दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो इसी अमीनाबाद में सबसे पहले अगर आपको बधाई हो कि सबसे पहले अगर देश की शहादत देने का कोई 1942 में श्रेय जाता है तो इस अमीनाबाद पार्क को जाता है, इसलिए भी आप बहुत बड़े बधाई के पात्र। गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल, हमारे देश की तमाम नामचीन हस्तियां जिन्होंने देश के लिए फांसी का फंदा चूमा, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो और चाहे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इसी झंडे वाले और महात्मा गांधी, और यहां तक तो शहीद आजम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल का
जो यही आश्रय स्थली, यही छेदीलाल, अगर आप लखनऊ का इतिहास देखें तो यही अमीनाबाद उनका क्षेत्र रहा है। और ऐसे जगह कांग्रेस की, देश की एकता की, हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए जो यहाँ की अलग जगाने वाले चर्चिल और आसिफ भाई और उनके तमाम लोग आपके रूप में तमाम रणबांकुरे जो ये अलग जगाए हुए हैं, उसके लिए मैं आपको हृदय की गहराइयों से साधुवाद देता हूं। अपनी बात कहने से पहले 2 शब्द के अंदर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक शेर के माध्यम से कि सब मिलकर पुकारेंगे तो लौट आएगा माझी। इस लॉकडाउन की स्थिति में हम आज सब तमाम पूरे भारतवासी आज स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे होंगे, खुशियां मना रहे होंगे, बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहे होंगे। लेकिन कभी किसी ने उन गरीब मजदूरों से पूछा है कि स्वतंत्रता दिवस क्या होता है, आज़ादी क्या होती है, अच्छा भोजन किसको कहते हैं? उनको नहीं पता है। अच्छा भोजन हमारे कौन लोग खा रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री काजू, पिस्ता, बादाम की रोटी खाते हैं। आप हम क्या खाते हैं? हम वो खाते हैं जो सड़ा हुआ गेहूं हमको कट्टरों से मिल रहा है, हम वो खाते हैं। हम जानवर हैं, वो इंसान हैं। मंत्रिमंडल के लोग हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, कितने भी जनपद दिए हैं, आज वो घरों में अपने घरों बैठे हुए आज खुशियां मना रहे होंगे और पकवान पकवा रहे होंगे। आज आज़ादी नहीं मना रहे हैं, वो अपना जश्न मना रहे होंगे। किसी के कबाब होगा, किसी के शबाब होगा। ये इस सरकार के ये बता रहे, सरकार में यही हो रहा है। आज दिन आप अखबारों में सुनते हैं कि आज बलात्कार हो गया फुला बेटी के साथ, हत्या कर दी गई फुला बेटी की, अपहरण हो गया करोड़ों रुपए का, सैकड़ों लाखों करोड़ों मतलब अपहरण, हत्याएं और बलात्कार हो गए। लेकिन ये सरकार निकम्मी, नाकारा सरकार उस कुर्सी में बैठी, उसका अधिकार नहीं इस कुर्सी पर बैठने का। अभी बहरूप में आपने पढ़ा होगा अखबार में, बहरूप में एक कांड हुआ, पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। इसको कहते हैं देशभक्ति, सच्चा नागरिक कहा जाता है उसको। यहाँ अभी आपने लॉकडाउन करा, बुलाया किसको? आपने नमस्ते ट्रम्प साहब को बुलाया। वो आगे कोरोना और फैला गया यहाँ आगे। अब कोरोना ऐसा फैला कि हमारे मजदूर भाई जो चाहे वो प्रधानमंत्री निवास हो, राष्ट्रपति भवन हो, लाल किला हो, दुनिया की जितनी भी इमारतें हैं भारत की, उन मजदूरों ने उन्हीं के हाथों में बनी हुई वो मारते हैं। आज उनको आपने मिट्टी में मिला दिया मजदूरों को। मजदूर अपने घर जाने के लिए तड़प रहा है। आप कहते हैं ट्रेन नहीं है, आप कहते बस नहीं है। कांग्रेस ने बसें लगाई तो आपने उनको परमिशन दी दिया जाने का। इतनी घिनौनी और गंदी राजनीति कर रहे हैं ये मेरे साथियों। ये वो लोग हैं, अंग्रेज से भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं ये। अगर आपने उनको उखाड़ के ना फेंका तो ये हिंदुस्तान तो बिकेगा। एक दिन ऐसा होगा, सुबह जब उठेंगे सो के तो मानेंगे अंग्रेज यहाँ आ गए, अब चलिए सब हमारे गुलाम हो गए। ये वो दिन आने वाला है। अभी तो फैक्ट्रियां बिक रही हैं, लाल किले को किराए में दे दिया आपने, रेलवे खत्म किए दे रहे हैं, LIC खत्म कर दी, वो अध्यापकों को जो है आप निकाले दे रहे हो। तो ये सब जो हिंदुस्तान में हो रहा है, सब करोड़ों 14-15 करोड़ हमारे छात्र छात्राएं, युवतियां, पढ़े लिखे नौजवान आज बेरोजगार सड़कों में घूम रहे हैं। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सब्जी लगा रहा है, कोई ठेला बेच रहा है। ये हालत हो गई इस देश की। और जो इससे पहले सरकार रही, कांग्रेस रही हो, कोई रहा हो, उसने देश का विकास किया है। उसने पैसा नहीं खाया है। पैसा सब खाते हैं, सबको जरूरत पैसे की है, लेकिन दाल नमक खाया जाता है। ये तो पूरा नमक के और दाल के पैकेट पूरे हजम किए जा रहे हैं, इनको कोई पैसे फर्क नहीं पड़ रहा है। आज साथियों इसकी देश की एकता की जरूरत है। इन्होंने हमको आपको धर्म के नाम पे बांट दिया है, मजहब के नाम पे बांट दिया है। इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मजहब और जात का मुद्दा है। उस मुद्दे को लेके ये पूरे भारत में चला रहे हैं अपना। यहाँ हमारे क्या बैठे ढोंगी आदित्यनाथ जी, इनके पास NSA की एक किताब रखी हुई है। किसी ने कुछ किया, उंगली उठा दी NSA, उसने उठा दी उंगली NSA। तो NSA की इनके पास किताब छपी रखी है, कोई जरा कुछ बोले मेरे खिलाफ पूरा उस पर NSA का वो लगा दिए, आप भेज दिए, जेल में साला पड़ा रहा। जैसे अभी हमें कपिल साहब पड़े हैं, बेगुनाह जेल में पड़े हैं।
उन्होंने भलाई की। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जो वहाँ पे बन रहे थे, उनको मतलब बचाने के लिए आपने अपनी जेब से पैसा खर्च किया और करके वाला आशीर्वाद मंगाया। तो ये अपराध था? अच्छा काम करना अपराध है यहाँ पे? बलात्कार करना जो है वो जायज है यहाँ पे? चोरी करना जायज है? भ्रष्टाचार फैलाना जायज है यहाँ पे? ये वायदा है कि हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, वो कुछ भी कर दे, उनके लिए कोई वो नहीं है। अभी आप कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब पालन करिए, और हम तो सब कर ही रहे हैं यहाँ पे। अभी आपके विधायक जी ने 1500 गाड़ियों का काफिला निकाला, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। भाई वो सत्ता क्या है? अभी आपने देखा वहाँ अलीगढ़ में कहा वो विधायक जी मारे गए थाने के अंदर। आप थाने में घुस के हमारे पुलिसकर्मी जो हमारी रक्षा कर रहे हैं रात दिन सड़कों पर बैठ के, रात दिन जागते हैं, हमको शहर में सोते हैं पढ़ के, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनको आप थाने में घुस के बदतमीजी कर रहे हैं, मार रहे हैं उनको। ये कितना गंदा और घिनौना मतलब ये हो गया है यहाँ का प्रशासन। तो इसको बदलना है। अगर नहीं बदलेंगे भाइयों तो वही हम जो बता रहे हैं आपको वही होगा जो आप नहीं चाहते हैं। अभी तो आप देखिए ये जांचें कर रहे हैं, ये काहे कि आप मास्क लगाएं नहीं लगाएं 500 रुपये जुर्माना फौरन दीजिए, नहीं तो मुकदमा कायम हो जाएगा, जेल भेज दिए जाएंगे। गाड़ी आप चला रहे हैं, गाड़ी उड़ा दी कभी लग गई, उस पर जुर्माना हो गया, खरबों रुपए का बचत जो है वो शीशे के आ गया। अभी आपने देखा जो NRC और CRC विरोध में जो आंदोलन हुए थे उसमें दंगे फसाद भी हुए थे, उसमें सैकड़ों गाड़ियाँ जो है हमारे पुलिसकर्मियों की जला दी गई, जली उसके अंदर, चौकियाँ तोड़ी गई, मुआवजा नहीं दिया गया। जो उसके अंदर NRC की वो जो रिकवरी की गई है, उस रिकवरी जो पैसा आ रहा है वो सरकार के खजाने में जा रहा है। नुकसान हमारा हुआ है, मकान हमारा जला है, गाड़ी हमारी टूटी है, तो पैसा हमको मिलना चाहिए। आज वो पुलिसकर्मी सड़कों पर पैदल गश्त कर रहे हैं, कारें हैं, मोटरसाइकिलों की जला दी गई यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जितने बार पत्रकार बंधु यहाँ मौजूद है, इस चीज को अपने अपने पत्रों में उजागर करें कि ये जो पैसा है ये सरकार के खाते में ना जाके ये उन पुलिस वालों को, उस कर्मियों को दिया जाए जिनकी वो गाड़ियाँ जलाई गई हैं। तो साथियों, आपने कार्यकाल सबके देखे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का देखा, इंदिरा जी का देखा, राजीव जी का, VP सिंह का देखा, तमाम प्रधानमंत्री जो हमारे देश से गुजरे हैं उन सबका आपने कार्यक्रम देखे, वो कार्यकाल देखा है। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने तो उनके कार्यकाल में लगभग 40-50 फैक्ट्रियां भी लगाई अपने कार्यकाल में। उसके बाद हमारी इंदिरा जी बनी प्रधानमंत्री, इंदिरा जी ने 66 फैक्ट्रियां लगाई, 66 अपने देश के नौजवानों के लिए, अपने लोगों के लिए। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री बैठे हुए मौजूदा इस टाइम, आप उनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, एक भी फैक्ट्री लगी है और लगभग 50 ऊपर फैक्ट्रियां बेच चुके हैं। बेच डाली है, लगाई कोई नहीं है। तो ये होता है देश का विकास। विकास नहीं कर रहे हैं, जो विकास नहीं विनाश करने के लिए आए हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि विकास करने वालों को लाएं, विनाश करने वालों का मुंह काला करें और इस देश से भगाने की कोशिश करें उनको। अगर इस देश में कुछ दिन और रह गए तो ये देश तबाह बर्बाद हो जाएगा, हम आप सब सड़कों पे आ जाएंगे। अभी कुछ दिन में आप देखिएगा ये पैसे के लिए भी और भी कुछ करने वाले हैं। ये वो करेंगे कि आप घर से खाना खा के निकले नहीं निकले, उसकी जांच होगी, पेट में लगाया जाएगा, आपके मशीन लगाई जाएगी पेट पे कि आपने खाना खाया या नहीं खाया। नहीं खाना है तो 1000 रुपये जुर्माना दीजिए। आप खाना नहीं देंगे, जुर्माना करना पड़ेगा आपको। शराब की दुकानें आपने खोल दी, शराब पीजिए, खूब पीजिए, लेकिन खाना ना खाइए। खाने के होटल बंद है, चाय के होटल बंद है, सारी चीजें बंद हैं। तो ये कैसी सरकार आई है? ये कम नहीं। हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में ऐसा ना प्रधानमंत्री मिलेगा, ना ऐसा मुख्यमंत्री मिलेगा, ना यहाँ का ऐसा गृह मंत्री मिलेगा। तो मैं 2 शब्द पढ़ दूसरा था अपने। हम खून की किस्तें तो बहुत दे चुके, लेकिन हम खून की किस्तें तो बहुत दे चुके, लेकिन अब खा के वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता? हमने खून की बूंदें कितनी अपना खून दे दिया, अपना आपने सबने मिलकर दिया है, यहाँ का खून दिया है हमने, लेकिन कहते हैं आपने कुछ किया ही नहीं, इसलिए कर्जा है दोबारा अदा करिए उसको। अब उस कर्जे को कैसे अदा किया जाए? भैया का जिसमें
खून बचा हो तो अदा करते हैं हम। खून को आप चूसे ले रहे हो, सीरीज लगा के चूस रहे हो। एक तरफ लॉकडाउन में आदमी परेशान, कारोबार बंद, रोजी बंद, सड़कों पे सन्नाटे, दुकानदार बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि हमारी दुकान में कस्टमर आए तो हम 2 पैसे कमाएं। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद भी आज सड़कों पे वीरानी छाई हुई है। ये वीरानी क्यों है? ये ऐसे नपुंसक, मक्कार, बेईमान और मनहूस लोग बैठे सरकार को कुर्सी पे, जिसके से पूरा देश जो है आज कंगाली की ओर अग्रसर हो रहा है। तो मैं इन सब चीजों का आप सबसे पुनः अनुरोध करता हूं कि आप अपना विवेक से, अपने ध्यान से, अपने जो भी आपका हो, अपना जो भी हो, जिसको भी आप वोट दे, वो वोट की वो नहीं है, यहाँ वोट की कोई बात नहीं हो रही है। वोट अवश्य दे, लेकिन ऐसा वो दे जो आपके देश का हित कर सके, आपका हित कर सके, आपके बच्चों का हित कर सके, और इस देश का हित सर्वोपरि हमारा देश का हित है। अगर ये देश का हित ना हो। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और पहला भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको दिया था, और उसी संदर्भ में आज प्रतीकात्मक रूप में झंडारोहण का कार्यक्रम होता है। हम आज अमीनाबाद, जो कि एक ऐतिहासिक जगह है, वहाँ पर आसिफुल्लाह खां, जो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं और पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं, उन्होंने झंडारोहण किया। हमारे साथ खड़े हैं आसिफुल्लाह खां साहब। आइए बात करते हैं आसिफ साहब से। आसिफ साहब बताइए कि लॉकडाउन पीरियड में इस झंडारोहण आगे पिछले आने वाले झंडारोहण में क्या फर्क महसूस करते हैं? लॉकडाउन को ये चल ही रहा है। लॉकडाउन आपकी वजह थोड़ा सा अपने छूट दे रखी है, पब्लिक सड़क पर आ सकती है लेकिन दीवारें नहीं हो सकती, इसलिए कार्यक्रम में थोड़ा फीकापन भी रहा है। हमको चाहते हैं मतलब काफ़ी संख्या में लोग हमारे प्रोग्राम में सम्मिलित होते थे, क्योंकि लॉकडाउन है, बहुत लोगों नहीं मालूम कि रस्ते खुले हैं, जाना आना है, लेकिन जिनको मालूम है वो बेचारे इस कार्यक्रम सम्मिलित हुआ है हमारे पास। शोभा बड़ा इसकी आगे। और झंडारोहण का कार्य ध्यान रखा है, ये तो सन 47 से लेके आज तक झंडारोहण हो रहा है। हमसे कुछ लोगों ने मना किया कि प्रोग्राम ना करिए, परमिशन नहीं होगी। तो मैंने आदरणीय सीओ जी से, अपने IP सिंह साहब से फ़ोन करके बात की, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, राष्ट्रीय पर्व इसको मनाने के लिए कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिएगा, भीड़ ज़्यादा ना रहे। हम लोग खुद मता कर रहे हैं कि मतलब सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा, भीड़ ना रहे, किसी को कष्ट। क्या संदेश देना चाहते हैं इस 15 अगस्त? अभी संदेश देना चाहते हैं कि ये कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है कि हमारे आप में एकता पैदा करने वाला संगठन है, वो कार्यक्रम है। ये इस कार्यक्रम को, इस देश को, हमारे मुल्क के, हमारे शहर के, हमारे नगर के लाखों करोड़ों हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, पारसी सब ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया, अपनी कुर्बानियाँ दी, तब ये देश आज़ाद हुआ। इसीलिए इस कार्यक्रम को रखा जाता है कि हम आप सब एकजुट होकर खड़े हुए जगह पे आज़ादी की बात करें, देश के हित की बात करें, और ऐसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम भी हमको करना है और कराना चाहिए। हम सबसे अनुरोध ये करते हैं कि आप अपने अपने महलों में, चाहे 4 आदमी हो चाहे 6 आदमी हो, अपने महल में कार्यक्रम अवश्य करें, जिससे हमारे आप में एकता पैदा होगी। जो ताकतें इस टाइम मौजूद हैं, मौजूदा वक्त में जो सरकारें हैं, जो ताकतें हैं, वो नहीं चाहती कि हम आप एक जगह एकजुट होकर खड़े हों। तो हमारा आपका कर्तव्य बनता है उनके मंसूबों को विफल करना है और इस एकता को बढ़ाना है। जो दीवार इन्होंने खड़ी की हमारे बीच में, अखंडता पर देश को बर्बाद करने के लिए, दीवार को गिराने के लिए, जब तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलकर नहीं आएंगे। ये थे आसिफुल्लाह खां साहब, जो कि बता रहे थे कि 15 अगस्त के दिन कैसे आज़ादी मिली और कैसे उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यक्रम को संपन्न बनाया। 2 लाइन शेर भी कहना चाहते हैं। हम खून की किस्तें तो बहुत दे चुके, लेकिन खाके वतन अब आगे वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता, खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। ये थे आसिफुल्लाह खां साहब। मैं जमाल मिर्ज़ा, सज्जाद टाइम।